हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे, श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। देखिए, हमने आपको कल एक सेट सॉल्व करवाया था जिसमें हमने 150 प्रश्न देखे थे और उसमें हमारे आर्ट ऑफ टीचिंग के, शिक्षण कला के, इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी या एसएसटी से हम कह सकते हैं सभी सवाल जो हमारे थे उसमें सम्मिलित थे। पूरा हमारा ये जो है एक पेपर का सेट होने वाला है और ये आपका जो है कोई प्रैक्टिस सेट नहीं है दोस्तों। ये आपका प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल हैं और वही आपका पेपर है। देखिए, ये जो है 18/9/2023 को पूछा गया था और सोशल साइंस का ये पेपर है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। 10 से 12:30 बजे का टाइम था और ये जो है सब्जेक्ट कोड इसका 112 था। बाकी ये आपका शिफ्ट 6 में पूछा गया था, तो सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब क्योंकि पेपर ऑनलाइन हो रहा है तो इसीलिए जो है सभी पेपर की जो है सभी क्वेश्चन की जो है क्वेश्चन आईडी होती है और उसके बाद जो है उसके ऑप्शन की भी आईडी होती है। आप ये दाहिने कोने पर भी देख पा रहे होंगे। देखिए, कल मैंने आपको एक पूरा का पूरा 150 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाया था या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवाए थे, तो वो आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो तो इसी जो है वीडियो के लास्ट में मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा। आप वहाँ पर जाके जो है उसको देख लीजिएगा। अगर आने वाले टाइम में एसएसटी से आप जुड़े हुए हैं और आपका पेपर है तो उसको ज़रूर देखिएगा। वैसे मैं आपको एक बात जो है बता देता हूँ, पेपर बहुत टफ नहीं होता है, पेपर आसान होता है। तो आपको कोई ऐसा जो है नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से जाइए, पेपर दीजिए, आप आराम से पेपर जो है वो क्लियर कर लेंगे। बाकी देखिए, पहला ही सवाल जो आपको दिख रहा है, हल्के और तेज़ चलने वाले जहाज़ के अरावल को किसने बनाया था। तो ये मैंने आप अपनी एनसीईआरटी एक्सप्रेस में ये सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एनसीईआरटी एक्सप्रेस के नाम से हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, उसका लिंक भी आपको इसी जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा जहाँ पर इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो ये जो है ये सीआरटी में भी दिया गया है, हल्के और तेज चलने वाले जहाज जो है कैरावल किसने बनाया था। तो आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़नी बहुत ज़रूरी है और कम से कम जो है 10वीं तक आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर पढ़ चुके हैं तो एक बार जो है एमसीक्यू ही कर लीजिएगा। तो हम अपने सेशन को शुरू करते हैं दोस्तों, और शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले जब वीडियो अपलोड हो तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा हमारे चैनल पर लगातार आपको बीपीएससी टीआरई 4 की क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। बहुत सारी प्लेलिस्ट अलग अलग सब्जेक्ट की बनी हुई हैं, आप उनको भी ज़रूर देखिएगा। अभी कुछ दिनों में हमारा जो है DSSB TGT का जो है बैच स्टार्ट होने वाला है और आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो इन सभी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। देखिए, पहला सवाल क्या कह रहा है कि हल्के और तेज़ चलने वाले जहाज़ जो है कैरावल किसने बनाए थे। हल्के और तेज़ चलने वाले जहाज कैरावल ये जो है ये किसने बनाए थे। तो ये आपका किसने बनाया था, पुर्तगालियों ने या यूनानियों ने या डचों ने या जापानियों ने। तो हल्के और तेज़ चलने वाले जहाज जो इनका नाम क्या दिया गया था, कैरावल नाम दिया गया था। और ये जो बनाया गया था ये पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा। तो इसका ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। लगातार अब अभी भी जो है पटाखों की आवाज़ सुन रहे होंगे, क्योंकि अभी भी जो है बच्चों की दिवाली चली रही है। आप सभी लोग जानते हैं, आपके घर में बच्चे होंगे और वो लगातार जो है पटाखे फोड़ते रहते हैं। आगे देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। इतना आसान आसान सा सवाल जो है ये आप सभी लोग आराम से जो है कर देंगे। मुझे तो एकदम 200% उम्मीद है कि आपसे इनमें से जो है अधिकतर क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होंगे। तो 1600 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है भारत में हुई थी, तो इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, उत्तम आशा अंतरीप, ठीक है, या केप ऑफ गुड होप जिसको हम कहते हैं, उत्तम आशा अंतरीप, इसकी खोज जो है ये किसने की थी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसकी जो खोज की थी केप ऑफ गुड होप की, ये आपने जो है अफ्रीका महाद्वीप देखा होगा तो उसके जो है दक्षिणी छोर पे पड़ता है। ठीक है, और वहाँ तक की खोज जो है सबसे पहले जो है इसको जो है बार्थोलोमो डियाज ने की थी, याद रखिएगा, बार्थोलोमो डियाज ने। और उसके बाद इसी के बताए हुए रास्ते पर आपको वास्को डिगामा जो है ये भारत आया था, और इसके बाद वहाँ पर इसको जो है अब्दुल माजिद नाम का एक भारतीय व्यापारी मिल गया था। अब्दुल मजीद या अब्दुल माजिद कहा जाता है उसको, और उसी के द्वारा जो है वास्को डिगामा जो है ये कालीकट तक आ गया था। ठीक है, केरल या कालीकट तक आ गया था, जहाँ पर जो है वहाँ का जो तत्कालीन शासक था जमोरिन, उसने जो है बहुत भव्य तरीके से जो है इसका स्वागत किया था। तो इसका जो है डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। बार्थोलोमियो डियाज ने जो है उत्तम आशा अंतरीप या केप ऑफ गुड होप की जो है ये खोज की थी। आगे देखिए, आगे हमारा कौन सा सवाल हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम जो है कॉमन सेंस की रचना किसने की। तो आप सभी लोग जानते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है, और वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास में भी मैंने आपको बताया
बताया हुआ है, क्लास 9 की एनसीईआरटी में भी आपको बताया हुआ है। और जब आपने देखा होगा आप फ्रांस की क्रांति पढ़ रहे थे, रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ रहे थे, उसमें ये सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें कॉमन सेंस की रचना किसने की है, तो कॉमन सेंस की रचना जो है ये टॉमस पेन या थॉमस पेन के द्वारा की गई है। कहीं कहीं आपको जो है थॉमस पेन भी लिखा मिलता है और कहीं कहीं आपको टॉमस पेन भी लिखा मिलता है। तो नाम याद रखिएगा, थॉमस पेन या टॉमस पेन, जो भी मिल जाए आपको उसको जो है आप लोग सही कर दीजिएगा। देखिए अगला सवाल, अमेरिका जो स्वतंत्रता संग्राम था, इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी। ठीक है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी। मैंने आपको, अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री की वीडियोस नहीं देखी है तो एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपकी, वो बीपीएससी टीआरई वर्ल्ड हिस्ट्री के नाम से, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। उसमें मैंने एक वीडियो में केवल और केवल जो है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम जो है ये टॉपिक कवर किया हुआ है, उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। देखिए जॉर्ज तृतीय का पतन, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय, तो ये भी आपका सही है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण कह रहा है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी सही है। देखिए ये तो संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय हुआ था, ये बात माननी पड़ेगी। और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी जब संविधान लागू हुई मिली थी, लेकिन सबसे पहले जो है ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग जो है आपका यूएसए में ही देखा गया। और वहाँ पर आपका जो पुस्तक लिखी गई थी मॉन्टेस्क्यू, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, इनके द्वारा जो इन्होंने कहा था कि सरकार के जो है 3 स्तर होने चाहिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो उसी के अनुसार जो है यहाँ पे सरकार बनी थी। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था का जो है पहला प्रयोग जो है ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिला था और सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यही थी। इसके अलावा अगर कहें कि किस देश का पहला लिखित संविधान था, तो ये भी जो है वो अमेरिका का ही था। तो ये सारे फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, इसका डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी। इंग्लैंड की जो है गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी, ये सवाल आपको जो है बीपीएससी टीआरई में भी देखने को मिलेंगे और ये स्टेट में भी आपको देखने को मिला। तो ये जो है इसकी जो गौरवपूर्ण क्रांति जो है ये 1688 में हुई थी, याद रखिएगा 1688 में 1688। इसका ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है जनजातियों की सर्वाधिक आबादी जो है कहाँ है। जनजातियों की जो है सर्वाधिक आबादी आपको कहाँ देखने को मिलती है, तो ये आपको कहाँ पे दिखेगी, क्या वो अफ्रीका में है या भारत में है या नेपाल या चीन। तो देखिए आपको बहुत तरह से जो है जनजातियाँ आपको अफ्रीका में देखने को मिलेंगी। ठीक है, अफ्रीका में, इसीलिए इसका ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए पहला जो है यहाँ पे देखिए संस्थाली लिखा गया है, लेकिन ये संस्थाली नहीं होगा, संथाली होगा। ठीक है, पहला संथाली जिसने अंग्रेज़ों पर हथियार उठाया, पहला संथाली जो अंग्रेज़ों पर जिसने जो है हथियार उठाया था। तो आप सभी लोग जानते हैं संथाल विद्रोह जो हुआ था उसमें जो है सिद्धू और कान्हू ने जो है प्रमुख भूमिका अदा की थी, और तिलका मांझी और बिरसा मुंडा ये संथाल विद्रोह से संबंधित नहीं है। तो अगर इसमें से देखा जाए तो संथाल विद्रोह से जो है तिलका मांझी तो जो है संबंधित नहीं है, लेकिन सबसे पहले अंग्रेजों पर हथियार जो है इन्होंने ही उठाए थे। तो इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा, तिलका मांझी। ठीक है, अगला देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है। देखिए अगला सवाल कह रहा है कि चुआर विद्रोह जो है ये कब शुरू हुआ। चुआर विद्रोह जो है ये कब शुरू हुआ था, तो आयोग ने जो इसका सही जवाब माना है वो 1771 ईस्वी माना है। तो इसलिए हम भी जो है इसी को सही मान के चलेंगे, ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी। तो ये भी आपका एनसीईआरटी में दिया गया है और मैंने आपको जो है पढ़ाया हुआ है क्लास 8 की एनसीईआरटी में। तो बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका जो है प्रमुख थी, तो मंगल पांडे जो है ये आपका जो है 1857 की क्रांति से जुड़े हैं। और जतरा भगत जो है ये भी आपका इनका संबंध जो है बस्तर आंदोलन से नहीं है, शिबू सोरेन का भी नहीं है, लेकिन जो गुंडाधुर थे इनका संबंध जो है बस्तर आंदोलन से है और यही जो है इसके नेता भी थे। तो याद रखिएगा इसका डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। और मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि यहाँ पर जो है टोटल आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही संबंधित आपको सवाल दिख रहे हैं। आगे देखिए कह रहा है कोल विद्रोह कब हुआ था। अगर आप एनसीईआरटी मेरी क्लास 8 की एनसीईआरटी एक्सप्रेस से खोलेंगे तो ये सभी सवाल आपको हूबहू ऐसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो कोल विद्रोह कब हुआ था ये आपको बताना है। देखिए कोल विद्रोह जो हुआ था ये 1831 से 32 के बीच में हुआ था, इसीलिए इसका ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। कोल विद्रोह कब हुआ, तो 1831 से 32 के बीच में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इनमें से कोल विद्रोह में शामिल हुआ था। कोल विद्रोह में इनमें से कौन शामिल हुआ था, तो देखिए चूड़ामन राय या रानी शिरोमणि, या इसके अलावा अगर बुद्धो भगत की बात की जाए या भैरव की, तो इसमें से ना तो रानी शिरोमणि थे या आपका जो है चूड़ामन राय भी नहीं थे, भैरव भी नहीं थे, ये आपका जो है बुद्धो
बुद्धो भगत जो थे ये आपके इसमें कोल विद्रोह में जो है शामिल थे। इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कह रहा है कि धान के रूप में भी जाना जाता है। देखिए ये सवाल आपने देखा था पिछला जो मैंने 7/9/2023 को सवाल पूछा गया था उसमें भी ये सवाल था। तो किसको धान के रूप में जाना जाता है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि चावल को जो है वो धान के रूप में भी जाना जाता है, चावल को। तो मैं ये सवाल जो है पूरा आपको दिखाऊंगा नहीं, आप समझ लीजिएगा चावल को जो है धान के रूप में भी जाना जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 14 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है। तो ये सवाल उसमें भी मैंने उस पेपर में भी आपको कल जो करवाया उसमें करवाया था। तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो है रिपीट भी होते हैं। तो ये चाइना हो जाएगा, इसका ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में कुल फसल उत्पादन क्षेत्र में जो है तिलहन से कितना प्रतिशत जो है ये आच्छादित है, ये बताना है आपको। मतलब भारत में जो कुल फसल का उत्पादन क्षेत्र है उसमें से कितना प्रतिशत जो है उसमें तिलहन का उत्पादन होता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये 12% हो जाएगा। बी विकल्प जो है इसका सही माना गया है, तो बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जो है निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसलों का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है खरीफ फसलों का उदाहरण नहीं है। तो चावल जो है ये आपका खरीफ की फसल नहीं है। बाकी गेहूं भी जो है ये आपका गेहूं एक प्रकार से जो है रबी की फसलों में आता है। चना मटर, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मुझको जो है थोड़ा सा गलत लग रहा है, लेकिन क्योंकि आयोग ने इसका जो है चावल ही माना है, ठीक है। रवि, खरीफ, जायद, तो ये 3 तरह की आपकी फसलें होती हैं। बाकी आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि कौन कौन सी फसलें जो है ये किस उसमें आती हैं, कौन से सीजन में आती हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहाँ एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है। तो ये भी सवाल आपने देखा था पिछले 7/9/2023 के एग्जाम में भी पूछा गया था। और इसका जो सही जवाब था ये आपका हो गया था कौन सा, वृक्षारोपण कृषि। वृक्षारोपण कृषि जो है बी विकल्प इसका जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जो है फाइबर फसल है, कौन सी जो है फाइबर फसल है। तो रबड़, जूट, टमाटर या कॉफ़ी। तो जूट से जो है ये फाइबर बनता है, याद रखिएगा जूट से। तो ये आपका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। कपड़े भी इसी से बनते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए हमारा 19 नंबर का सवाल है कि लीग ऑफ नेशंस की कमजोरियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए आर्थिक प्रतिबंध लगाने से जो है लीग की अक्षमता ने इसे जो है पंगु बना दिया। या अगला कह रहा है कि जो है क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के हारने वाले पक्ष से बहुत कम राष्ट्र जो है शामिल हुए, इसमें वैधता का अभाव हो गया। तो ऐसी कोई बात नहीं थी, लीग के पास कोई सैन्य बल नहीं था और उसे सैनिकों के लिए सदस्य राज्यों पर निर्भर होना पड़ता था, ये भी बात सही है। और जो है लीग को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप के लिए केवल 1/3 अनुमोदन की आवश्यकता होती थी, तो ये भी बात सही है। लेकिन देखिए सबसे जो सही है कि इस पर जो है आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। आर्थिक प्रतिबंध हो गया, जब पैसे मिलेंगे नहीं तो आप कैसे सेना रखेंगे, कैसे अन्य चीज़ों को जो है ये जो है मैनेज करेंगे। तो इसी ने जो है इसको इसकी अक्षमता ने जो है इसको पंगु बना दिया। बाकी बहुत से शक्तिशाली देश भी थे जैसे अमेरिका वगैरह हो गया, ये जो है इसमें शामिल ही नहीं हुए, इन्होंने हिस्सा ही नहीं लिया। क्योंकि जब जो है शक्तिशाली देश खुद नहीं शामिल हुए तो युद्ध को कैसे रोका जाएगा। तो इसीलिए जो है इसका ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए, यूएनओ को किस वर्ष जो है नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये आपने देखा कि पिछले जो है सेशन में भी हमने करवाया था और ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। तो इसका जो है 2001 हो जाएगा, ठीक है, 2001 हो जाएगा। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएँ हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएँ हैं ये आपको पता भी होना चाहिए। इनकी जो है 6 आधिकारिक भाषाएँ हैं, जो 6 परमानेंट मेंबर हैं इसके, ठीक है, 5 परमानेंट मेंबर हैं इसके। और इसके अलावा एक जो है आधिकारिक भाषा और है, तो इस 6 आधिकारिक भाषाएं इसकी जो है बी विकल्प सही हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन कौन सी भाषा है। देखिए मोटा मोटा आप ऐसे कह लीजिए इंग्लिश तो है ही, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स जो है ये इसका जो है परमानेंट मेंबर है। इसके अलावा आपका रूसी भी हो जाएगा क्योंकि रसिया भी है, इसके बाद आपका चाइना भी है, इसके अलावा आप देखें तो इंग्लैंड भी है। तो ऐसे कई सारे देश जो है जिनकी प्रभुत्व रहा है इसमें, उनकी जो है भाषा परमानेंट है। तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में भी एक बार लिखिएगा ताकि आपको याद हो जाए। आगे देखिए, आगे हमारा कौन से नंबर का सवाल है, हमारा 22 नंबर का सवाल है, राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य जो है ये कितने राष्ट्र है। राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य जो है ये कितने राष्ट्र है। तो यहाँ पर देखिए कितना सही माना गया है, ये आपको देखने वाली बात होगी। तो यहाँ पर चार्टर में जो है 42 सदस्य शामिल थे, ऐसा इनको कहा जा रहा है। तो 42 जो है वो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हम वही देखेंगे जो आयोग ने सही माना है। आगे देखिए कह रहा है ऊपरी सिलेसिया जर्मन और पोल्स दोनों द्वारा आबादी वाला क्षेत्र था और राष्ट्र संघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच जो है अपर सिलेसिया के मुद्दे का समाधान कैसे किया।
किया। तो अपर सिलेसिया का समाधान जो है राष्ट्रसंघ ने कैसे किया था? डिड नथिंग के द्वारा, मतलब कुछ भी नहीं किया, या पोलैंड को पुरस्कार दिया, या क्षेत्र को विभाजित कर दिया, जर्मनी को जो है सम्मानित कर दिया। तो कैसा हो जाएगा? इन्होंने जो है क्षेत्र को विभाजित कर दिया। ठीक है, इन्होंने क्षेत्र को विभाजित करके जो है इसका समाधान किया था। तो इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 24 हो जाएगा कि रॉलेट एक्ट जो है किस वर्ष पारित हुआ था? तो आप सभी लोग जानते हैं कि रॉलेट एक्ट हमारा जो है ये 1919 में पारित हुआ था, और इसके बाद जो है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और आपने अगर ये पेपर देखा है तो आप ये जान रहे होंगे कितने सारे क्वेश्चन जो है ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, देखिए ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने जो है कौन सी समिति का गठन किया था? तो ये आपका जो है कौन सी समिति हो जाएगी? तो ये हंटर समिति हो जाएगी। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए ऑल इंडिया यूनियन कांग्रेस AITUC, मतलब जिसको हम आईटूक बोलते हैं, इसका गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? इसका गठन जो है ये कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था ये आपको बताना है। तो मैं इसके ऑप्शन भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए 31 अक्टूबर 1920 लाला लाजपत राय, या 31 नवंबर जो है 1920 NM जोशी, इसके अलावा 31 दिसंबर 1920 बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए ना तो तिलक का नाम आता है इसमें कहीं, ना आपका महात्मा गांधी का नाम आता है। हाँ, जोशी का नाम भी आता है और लाला लाजपत राय का नाम आता है। अब इनमें से कौन सा सही हो जाएगा ये आपको बताना है। तो आपने अगर क्लासेस देखी होंगी हमारी प्रीवियस, तो उसमें हमने ये भी डिस्कस किया है। 31 अक्टूबर 1920 को जो है लाला लाजपत राय के द्वारा जो है आईटूक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो है स्थापना की गई थी। तो इसका ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? ये भी देखिए क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, और इसमें जो है मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन जो है ये औद्योगिक क्रांति का अर्थ होता है। आगे देखिए चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डॉम्बी एंड सन्स कब प्रकाशित हुआ? चार्ल्स जो है डिकेंस के द्वारा रचित उपन्यास डॉम्बी एंड सन्स जो है ये कब प्रकाशित हुआ था ये आपको बताना है। तो ये कब प्रकाशित हुआ? तो ये 1848 में जो है प्रकाशित हुआ था। बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए पटना का पुराना नाम क्या था? ये भी क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, ये भी पिछले पेपर में मैंने आपको कराया हुआ था। तो इसका जो नाम था वो पाटलिपुत्र भी था, कुसुमपुर भी था, अजीमाबाद भी था। तो ये आपका उपयुक्त तीनों जो है वो आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि भारत में पहली बार कब और कहाँ धुआं निरोधक कानून जो है पारित किया गया था? भारत में कब और कहाँ जो है ये धुआं निरोधक कानून जो है पारित किया गया था? तो ये आपका 1863 ईस्वी में जो है कलकत्ता में पारित किया गया था। इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। देखिए ये भी आपका रिपीटेड सवाल है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो है किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? तो ये अमेरिका के द्वारा किया गया था। और आपको बताना है कि जो है जर्मनी को जो है थोड़ा सा राहत देने के लिए कौन सी योजना अमेरिका ने चलाई थी। ठीक है, जर्मनी को पैसों में या अर्थव्यवस्था में राहत देने के लिए जो है, या कर्ज से राहत देने के लिए अमेरिका ने कौन सी योजना चलाई थी ये आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे देखिए सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो सार्क का मुख्यालय जो है ये नेपाल के काठमांडू में है, याद रखिएगा। बी विकल्प इसका जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है मुद्रण की तकनीक सबसे पहले किन देशों में आई थी? तो मुद्रण की जो है सबसे पहली तकनीक आपका चीन, जापान और कहाँ पे आई थी? कोरिया में। ठीक है, चीन, जापान और कोरिया में आई थी। ये भी आपका SCERT में हूबहू लाइन दिया गया है। तो ये ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 34 कि भारत का कुल क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल जो है ये कितना जो है लाख वर्ग किलोमीटर है? तो ये 32.8 हम इसको कहेंगे। ठीक है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो इसका जो है ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। इतने आसान से सवाल तो आप देख पलक झपकते ही उड़ा देंगे, मुझे पता है। और हमारे जितने भी छात्र जो है हमसे जुड़े हुए हैं या BPSC TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं वो इस पेपर में जो है फेल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। देखिए अगला सवाल कह रहा है कि मैकमोहन रेखा जो है भारत को किस देश से अलग करती है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? तो ये मैकमोहन लाइन है। ठीक है, मैकमोहन रेखा है। तो ये सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि धुआंधार जलप्रपात जो है ये आपको नर्मदा नदी पर देखने को मिलेगा। इसका ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए मैं फटाफट आपको क्वेश्चन ही कराऊंगा, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत ही
जल्दी है। देखिए निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम जो है अमरकंटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नदी का उद्गम जो है ये अमरकंटक में नहीं है? नर्मदा, ताप्ती, सोन, जोहिला। तो इसमें से अगर हम बात करें तो नर्मदा और जो है सोन और जोहिला का जो है उद्गम जो है ये अमरकंटक ही है, लेकिन इसका जो है तापी का जो है ये नहीं है। ठीक है, तापी का नहीं है, बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 38, सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नागरिकों के द्वारा प्रयोग किया गया? सर्वप्रथम जो है मानसून शब्द जो है ये कौन से देश के नागरिकों के द्वारा प्रयोग किया गया था? नाविकों के द्वारा। तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि जो है मानसून शब्द जो है ये अरबी शब्द जो है मौसम से बना है। ठीक है, तो ये आपका अरब हो जाएगा, बी विकल्प जो है ये आपका सही हो जाएगा। थोड़ा सा अगर आपने दिमाग पे प्रेशर डाला होता तो आपने जो है बार बार ये पढ़ा है कि इसका जो उत्पत्ति हुई है वो अरबी शब्द जो है मौसम से हुई है, तो इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल कहा जा रहा है कि इनमें से किस राज्य में जो है मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? इनमें से कौन से राज्य में आपको मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो आपको पश्चिम बंगाल में बिल्कुल मिलेंगे, बिहार में नहीं मिलेंगे, झारखंड और उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश में भी नहीं मिलेंगे। तो ये आपका कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा? तो ये आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर आपको सुंदरवन डेल्टा भी देखने को मिलता है। आगे देखिए इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? चेस्टनट, अर्जुन, चंदन या शीशम। तो कौन सा वृक्ष जो है पर्वतीय वनों में पाया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें से जो चेस्टनट है वो आपको पर्वतीय वनों में देखने को मिलता है, बाकी अर्जुन मैदानी क्षेत्रों में, चंदन भी जो है ये आपका हल्का पहाड़ी क्षेत्रों और मैदानी क्षेत्रों में, और जो है शीशम जो है ये भी आपको मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। आगे देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 41, दाचीग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है क्या है? दाचीग्राम जो है ये क्या है? आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है या राष्ट्रीय उद्यान है? ये आपका जो है पक्षी अभ्यारण्य है या आरक्षित वन क्षेत्र? दाचीग्राम क्या है? एक राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। कहाँ पे है? देखिए अगली बार पूछा था कि ये क्या है, तो राष्ट्रीय उद्यान है। अब की बार थोड़ा सा चेंज कर देगा और पूछ लेगा कि दाचीग्राम जो एक राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो आपका जम्मू कश्मीर में है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42 आपसे कह रहा है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व है? भारत के किस राज्य में जो है सर्वाधिक जनघनत्व है? पश्चिम बंगाल, बिहार या महाराष्ट्र या जो है आपका केरल। तो सबसे ज़्यादा जो है 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपका बिहार में, तो इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43 आपसे क्या कह रहा है? किस वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजक के रूप में जाना जाता है? किस वर्ष को जो है जनसंख्यिकी विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा 1921। ठीक है, 1921 में आपको पहले ही बता देता हूँ और इसका मैं आपको विकल्प भी दिखा देता हूँ। देखिए 1921 जो है इसको जो है सांख्यिकी विभाजक के रूप में माना जाता है, तो बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? और आप सभी लोग जानते होंगे, इसमें आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि बांग्लादेश में जो है ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखिए भूटान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जो है वनाच्छादित है? भूटान के क्षेत्रफल का जो है कितना प्रतिशत जो है ये वनाच्छादित है? ये थोड़ा सा टफ सवाल था, क्योंकि आप भूटान के बारे में जो है नॉर्मली नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आपका एक क्वेश्चन गलत होने से आपके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। बाकी आपके सभी सवाल जो है एकदम से इजी हैं। तो ये जो है आपका 70% जो है ये आपका सही हो जाएगा। 70% जो है भूटान के क्षेत्रफल का जो है 70% भाग जो है ये वन से आच्छादित है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, देखिए फिर से सवाल रिपीट हुआ है कि माउंट एवरेस्ट की जो है ऊंचाई कितनी है? तो आप सभी लोग जानते हैं माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है ये 8,848 मीटर है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 47, भूटान की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो भूटान की जो अर्थव्यवस्था है ये उद्योग पर या कृषि पर या पर्यटन पर किस पर आधारित है? ये आपको बताना है। तो ये जो है पर्यटन पर आधारित है। जितने भी पहाड़ी देश हैं या क्षेत्र है उनकी जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार होता है वो पर्यटन ही होता है। तो सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधि भिन्न क्या होगा? 1 सेंटीमीटर और इज इक्वल टू 1 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधि भिन्न क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका देखिए 1 सेंटीमीटर तो 1 हो गया, और जो है इसके लिए फिर आपका क्या हो जाएगा, तो 1 लाख। ठीक है, देखिए 1 के बाद कितना जीरो रहेगा, तो 1 के बाद आपका जिसमें आपको जो है 5 जीरो दिख रहा हो, देखिए 5 जीरो किस में है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो जो है डी विकल्प इसका जो है वो हमारा सही हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, पृथ्वी पर नदी, पहाड़, समुद्र को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं। तो ये जो है भौतिक मानचित्र में ये सब प्रदर्शित किए जा सकते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। राजनीतिक मानचित्र में राजनीतिक जो है सीमाएं प्रदर्शित की जाती हैं। तो ये आपका कौन सा बी विकल्प जो है ये आपका सही हो जाएगा। भौतिक मानचित्र में नदी, पहाड़, समुद्र, जंगल ये सभी जो है ये प्रदर्शित किए जाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50 कि विकास की स्थिति के जो है आधार पर जो है संसाधनों को जो है कितने भागों में जो है वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, कौन से रूप में, नाम उसको बताना है। संभावित या रिजर्व या विकसित या उपयुक्त सभी। तो देखिए कुछ संभावित भी हो सकते हैं जिनकी संभावना है खोजने की, विकसित भी हो सकते हैं, रिजर्व भी हो सकते हैं। तो जो कम है उनको रिजर्व कर दिया जाएगा। तो ये डी विकल्प इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 51 कह रहा है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और जो है किसमें समृद्ध है ये आपको बताना है। तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आपको जो है खनिज तो देखने को मिलते हैं, और खनिजों के साथ साथ में आपको सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलता है, तो कोयला देखने को मिलता है। याद रखिएगा ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। दोस्तों 50 सवाल हमने जो है इतने कम से समय में कवर कर लिए हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने से जो है दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आगे देखिए अगला सवाल हमारा क्या है। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए शुद्ध बोए गए क्षेत्र का पैटर्न एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत भिन्न होता है। यह डैश डैश में कुल क्षेत्रफल का 80% से अधिक है। तो शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल का पैटर्न जो है एक राज्य से दूसरे राज्य में जो है बहुत भिन्न होता है। तो ये कौन से राज्य के बारे में बात की जा रही है ये आपको बताना है। तो ये कौन सा राज्य है, तो ये आपका पंजाब हो जाएगा। ठीक है, पंजाब हो जाएगा। डी विकल्प इसका जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एस और जो है क्यू मैं आपको इंग्लिश में लिख देता हूँ ताकि आप आसानी से पढ़ लें। SSQ 318 जो है ये निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है। ठीक है, SSQ 18 मतलब ये किसकी वैरायटी है, मुख्यतः ये आपसे पूछ रहा है। तो ये जो है किसकी वैरायटी हो जाएगी, तो ये सरसों की भी है, तंबाकू की भी है और जूट की भी है। तो ये आपका जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, दुनिया के, देखिए ये सवाल मैंने आपको पीछे भी कराया हुआ है। तो 96.5% जो पानी है ये महासागरों में है और केवल जो है 2.5% जो है मीठे पानी के रूप में उपलब्ध है। तो इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है। तो पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा जो है पानी से ढका हुआ है, तो आप सभी लोग जानते हैं ये 3/4 हिस्सा जो है ये जो है पानी से ढका हुआ है। 3/4 हिस्सा जो है ये पानी से ढका हुआ है। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, पानी की कमी क्या है। पानी की कमी क्या है, ये भी सवाल मैंने आपको पिछले सेशन में कराया था, ये भी आपका रिपीटेड सवाल है। देखिए मैं अगर छोटा करता हूँ तो देखिए क्या आपको दिखेगा कि एक क्षेत्र के भीतर जो है ये जो है पर्याप्त जो है ताज़े जल की संसाधनों में कमी जो है ये आपका सही हो जाएगा। देखिए पानी की कमी क्या होती है, तो पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताजे पानी के संसाधनों में कमी जो है यही आपका पानी की कमी होती है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है। तो तेल का जो है सबसे पुराना उत्पादक कौन सा हो जाएगा, अब आप राज्य से ही समझ गए होंगे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सही। तो ये आपका असम हो जाएगा। ठीक है, असम हो जाएगा। बी विकल्प जो है अब वो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 आपसे क्या कह रहा है, बालाघाट में जो है कौन सी खनिज का खनन किया जाता है ये आपको बताना है। कौन सी खनिज का जो है खनन किया जाता है बालाघाट में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बालाघाट में जो है आपको मैग्नीज मिलता है। ठीक है, मैग्नीज मिलता है। ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 आपसे क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा जीव जो है केवल भारत में ही पाया जाता है। तो भारत में आपको क्या मिलता है, घड़ियाल या गंगा डॉल्फिन या व्हेल या कछुआ। तो भारत में अगर आपको देखना है तो केवल और केवल जो है गंगा डॉल्फिन केवल आपको भारत में ही देखने को मिलती है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, चिपको आंदोलन के प्रणेता जो है कौन थे या इसको किसने शुरू किया था ये आपको बताना है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है और आप सभी लोग जानते हैं कि सुंदरलाल बहुगुणा जो है इसके जो है प्रणेता थे। तो इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, विकल्प बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। किस राज्य में जो है खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है, तो ये आपका असम हो जाएगा। ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। तो सिंगरौली आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा ये आपको बताना है। तो सिंगरौली जो है ये मध्य प्रदेश का एक जो है क्षेत्र है। तो इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है। तो ये जो है मैंने पिछले क्वेश्चन में भी कराया था, ये आपका रिपीटेड सवाल है।
देखिए सीमेंट जो है ये कृषि पर आधारित नहीं है, सीमेंट जो है चूना पत्थर से बनता है, आप सभी को पता होगा। तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। आगे देखिए इनमें से कौन सा जो है उपभोक्ता उद्योग है, मतलब उपभोक्ता उद्योग है तो पेट्रो रसायन या लौह इस्पात या चीनी उद्योग या चितरंजन जो है लोकोमोटिव। तो उस उपभोग करने वाली चीज़ इसमें से कौन सी है ये आपको बताना है। तो देखिए उपभोग किसका होता है, तो चीनी का होता है। बाकी पेट्रो रसायन आप खाते थोड़ी हैं, लौह इस्पात नहीं खाते हैं, ना ही आपका चितरंजन लोकोमोटिव जो है ये आपका लोकोमोटिव बनाने का काम करता है। तो ये चीनी उद्योग जो है ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 हमारा क्या हो जाएगा, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है। तो भारत का जो है सर्वाधिक विदेशी व्यापार जो होता है ये समुद्र के द्वारा होता है, सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए भारत के कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, भारत को जो है कुल जो है कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इसके लिए आपका कौन सा जवाब सही हो जाएगा, तो ये आपका जो है 5 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, ऐसा आयोग ने सही माना है। तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए पूर्वी मध्य रेलवे का जोन कहाँ पर है ये आपको बताना है, और ये बार बार सवाल आपसे पूछा ही जाता है हर एग्ज़ाम में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कहाँ हो जाएगा, हाजीपुर, बिहार के हाजीपुर में पूर्वी मध्य रेलवे जोन का जो है ये मुख्यालय स्थित है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 68 आपका, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। विश्व में जो है सबसे अधिक वर्षा जो है कौन से स्थान पर होती है। तो आप जानते हैं मेघालय के मासिन राम में जो है सबसे अधिक वर्षा होती है। तो इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 69, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो काली मिट्टी को जो है रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है, इसका सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। तो बिहार में सर्वप्रथम जो है नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी ये आपको बताना है। तो देखिए पटना में ही सबसे पहले जो है नगर निगम की स्थापना की गई थी, इसीलिए इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई थी, बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो 1982 हो जाएगा। 1982 में बिहार राज्य जल विद्युत निगम की जो है स्थापना हुई थी, इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 73, जारूजेल्स्की, ठीक है, जारूजेल्स्की किस देश के राष्ट्रपति हैं ये आपको बताना है। तो ये जो है पोलैंड के राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा ये जो है पोलैंड के राष्ट्रपति हैं। मैं आपको ऑप्शन भी दिखाऊंगा लेकिन मैं पहले बता देता हूँ, ये जो है जारूजेल्स्की जो है ये पोलैंड के जो है आपके जो है राष्ट्रपति हैं। देखिए ये जो है पोलैंड के राष्ट्रपति हैं, तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गौरवपूर्ण क्रांति किस दिशा में हुई थी। तो अभी आपने देखा कि इंग्लैंड में जो है 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। तो ये आपका पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी, आप सभी लोग जानते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि जो है क्वेश्चन नंबर 75 आपसे कह रहा है कि लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा दिया, लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा दिया तो किसने दिया था, रूसो ने या जॉन लॉक ने या अब्राहम लिंकन ने या प्लेटो ने। तो अब्राहम लिंकन ने जो है ये लोकतंत्र की जो है सर्वमान्य जो है परिभाषा दी थी। तो इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 आपसे क्या कह रहा है, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था किस देश में है। तो ये भी एक रिपीटेड सवाल है। तो कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था जो है ये चीन में देखने को आपको मिलती है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 77, भारत में एक संक्रमणीय मत पद्धति का चुनाव किसके द्वारा होता है। भारत में एक संक्रमणीय मत पद्धति का जो है चुनाव किसका होता है। तो किसका मत जो है, किसका चुनाव जो है ये संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। तो आप सभी लोगों को पता है ये प्रधानमंत्री का नहीं होता और चुनाव आयोग का भी नहीं होता, ये होता है और केवल जो है ये राष्ट्रपति का। ठीक है, ये आपका जो है ये राष्ट्रपति का होता है। तो इसका जो है ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। तो जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है हमारे इंडिया में वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। तो इसका ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल कह रहा है, अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा था। अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा था। तो यहाँ पर जो है इसका सही जवाब जो है आयोग ने चीन माना है। तो चीन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला देखिए 79 नंबर का सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है किस देश से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार आप सभी लोगों ने देखा था पिछले ये पेपर में भी मैंने आपको करवाया था, ये भी एक रिपीटेड ही क्वेश्चन है। तो ये जो है आपको अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार।
ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है मौलिक अधिकार जो है लिया गया है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 80 क्या कह रहा है कि राज्यसभा का जो है सभापति कौन होता है। राज्यसभा का जो है सभापति कौन होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं जो उपराष्ट्रपति होता है वही जो है राज्यसभा का जो है पदेन सभापति होता है या अध्यक्ष होता है, तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 81, किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे के बाद होने वाले चुनाव को क्या कहते हैं। किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा के बाद होने वाले चुनाव को क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उपचुनाव कहते हैं। याद रखिएगा, उपचुनाव कहते हैं। एक होता है चुनाव, आम चुनाव, जो मेन चुनाव होता है। अगर किसी जो है सदस्य की, मान लीजिए सांसद है, विधायक है या जो है प्रधान है, उसकी मृत्यु हो गई तो फिर आपके उपचुनाव होते हैं। याद रखिएगा, इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप सभी लोग जानते ही हैं, इसको उपचुनाव ही कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 82 हमारा क्या कह रहा है। देखिए, मतदान करने की सबसे जो है कम से कम उम्र क्या होती है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि न्यूनतम उम्र जो है वो 18 साल निर्धारित की गई है मतदान के लिए। कौन सी, 18 साल। तो इसीलिए आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सर्वाधिक लोकप्रिय चुनाव आयुक्त थे। सर्वाधिक लोकप्रिय चुनाव आयुक्त कौन से थे, तो ये थोड़ा सा जो है बताना मुश्किल है, कैसे पता करें कि कौन से जो है सबसे ज़्यादा लोकप्रिय थे। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो है माना गया है आपका TN शेषन। ठीक है, TN शेषन जो है ये सर्वाधिक लोकप्रिय थे, तो ये आपका हम भी बी विकल्प को ही सही मान लेंगे। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ। बिहार जो है ये बंगाल से कब अलग हुआ था, ये आपको बताना है। तो ये जब कब अलग हुआ था, ये 1934, 35, 36 या 38। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि ये 1936 में हुआ था। 1936 में हुआ था। इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में आपातकाल सर्वप्रथम कब लागू हुआ। भारत में सबसे पहले जो है आपातकाल कब लगा था, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपातकाल जो लगा था ये 1962 में लगाया गया था। बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। 86 नंबर का सवाल है कि अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है। अमेरिका में जो है राज्यसभा को क्या कहा जाता है, तो अमेरिका में जो राज्यसभा को कहा जाता है वो सीनेट कहा जाता है। याद रखिएगा, सीनेट कहा जाता है। इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 87 कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है। समानता के अधिकार में कौन सा शामिल नहीं है, तो कानून के समक्ष समानता बिल्कुल, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो रोजगार के अवसर की समानता और आर्थिक बराबरी, ये सभी शामिल है। और आर्थिक बराबरी नहीं, ये जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन, आर्थिक बराबरी जो है ये सम्मिलित नहीं है। तो इसका डी विकल्प जो है वो हमारा जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए, प्राथमिक शिक्षा को देखिए, प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई। ये भी आपका रिपीटेड सवाल है, ये भी पिछले जो है पेपर में आपका पूछा गया था। तो ये जो है 2002 में दिया गया था। ठीक है, 2002 में। याद रखिएगा, सी विकल्प इसका जो है वो सही हो जाएगा। 89 नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से भारत के लिए कौन सा कथन सही है, तो यहाँ जो है धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, और यहाँ जो है किसी जो है धर्म को जो है विशेष रूप से मान्यता नहीं दी जाती है। सभी धर्म जो है एक समान है, ऐसा कहा जा रहा है। तो सी विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 90, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय होता है। जब हम जो है लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय क्या होता है, तो हमारा अभिप्राय ये होता है कि समाज में जो है स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। ठीक है, समाज में जो है स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, ये जो है इसका बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा 91 नंबर का सवाल है। इनमें से कौन जो है लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है। ये भी आपका रिपीटेड सवाल है। विविधता में एकता, सर्वधर्म संभाव, या देखिए ये सही हो जाएगा, विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष रहेगा। तो ये जो है इससे लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। सी विकल्प इसका जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, ये मैंने पहले भी अभी आपको कराया कि राज्यसभा का जो है सभापति कौन है। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 93 आपसे क्या कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है किसे दे सकता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति है अपना त्यागपत्र जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सौंपेगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सौंपेगा। तो ये आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। विकल्प आपका जो है देखिए, क्योंकि उपराष्ट्रपति है तो इसीलिए उपराष्ट्रपति को ही सौंपेगा। इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर उपराष्ट्रपति का जो है पद जो है खाली है तो ये किसको सौंपेगा, तो जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ही सौंपेगा। याद रखिएगा, बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 94 कि भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है। भारत में जो है कौन सी जो है दलीय व्यवस्था है। तो भारत में जो है बहुदलीय व्यवस्था है, कोई भी दल जो है चुनाव लड़ सकता है। तो इसका जो है कौन सा सवाल सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा।
देखिए फिर से रिपीटेड सवाल है कि भारत में जो है या निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है। निर्वाचन में भाग लेना, जनमत का निर्माण करना, सरकार की आलोचना करना, लेकिन जो है दंगे भड़काना और सामाजिक आर्थिक आंदोलनों को भड़काना ये जो है सामाजिक राजनीतिक दल का कार्य नहीं है, लेकिन आजकल राजनीतिक दल यही करते हैं। अगला सवाल देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख जो है मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आधुनिकता। ठीक है, आधुनिकता जो है ये सही माना गया है, तो ये इसका डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कह रहा है लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है, तो ये आपका हो जाएगा विकास। ठीक है, विकास जो है ये आपका सही हो जाएगा, सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 आपसे कह रहा है कि किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं। किस आधार पर जो है लोकतंत्र को सर्वोत्तम जो है शासन कहा जाता है, तो यहाँ पर जो है ये जो है जनमत पर आधारित होता है, जनमत पर जो है ये आधारित होता है, इसीलिए इसका डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल देखिए, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। भारतीय जो लोकतंत्र की कमजोरियां हैं इनको दूर करने का जो है वो सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है ये आपको बताना है। तो आर्थिक समानता बिल्कुल नहीं, मीडिया पर नियंत्रण बिल्कुल नहीं, ये जो है सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करके जो है लोकतंत्र की जो कमजोरियां हैं इनको दूर किया जा सकता है। इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 नंबर का सवाल आपका क्या है कि भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किस पर है। भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व जो है ये किस पर है, तो ये निर्वाचन आयोग करवाता है चुनाव। ठीक है, तो ये आपका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल 101 तथ्य से संबंधित ज्ञान है। ठीक है, तथ्य से संबंधित ज्ञान कौन सा है, तो ये प्रत्यात्मक ज्ञान है या अभिसंधात्मक ज्ञान है या प्रक्रियात्मक ज्ञान है या जो है तथ्य आपका पर्ण ज्ञान है। तो ये आपका प्रक्रियात्मक ज्ञान जो है ये आपका तथ्य से संबंधित ज्ञान है, इसका सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। देखिए आपने अभी तक जो है वो सोशल साइंस के सवाल देख लिए 100 नंबर तक, अब 101 से और आगे जो है इसमें हम जीके जीएस भी देखेंगे और लगभग जो है 30 से 40 सवाल आप जो है शिक्षण कला के भी देखेंगे, तो इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, तत्वों को एकत्रित कर नवीन स्वरूप को आकार देना क्या कहलाता है। ये आपका देखिए विश्लेषण या संश्लेषण या व्यवस्था या समझ। ठीक है, तो ये आपका जो है संश्लेषण हो जाता है। ठीक है, संश्लेषण हो जाता है, बी विकल्प जो है इसका वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए 103 नंबर का सवाल है कि इनमें से एक सामाजिक कौशल सहयोगी कार्य योजना से विकसित नहीं होती। इनमें से जो है एक सामाजिक कौशल जो है सहयोगी कार्य योजना से विकसित नहीं होती, और वो कौन सा कौशल है ये आपको बताना है। सुनना, प्रतिस्पर्धा, सहयोग, प्रोत्साहन। तो इसमें से कौन सा है जो आपका सामाजिक कौशल सहयोगी कार्य शिक्षा कार्य योजना से जो है विकसित नहीं होती, तो ये आपका जो है आपका डी विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा, प्रोत्साहन। ठीक है, प्रोत्साहन जो है मोटिवेशन खुद में भी रहना चाहिए, ये जो है सामाजिक रूप से नहीं मिल पाता है। अगला देखिए सबसे कम आकर्षण जो है शिक्षण विधि कौन सी है। सबसे कम आकर्षण शिक्षण विधि कौन सी है, व्याख्यान, कार्यभार, परियोजना या जो है आपका संगोष्ठी। तो सबसे जो है कम आकर्षक इसमें से जो है संगोष्ठी हो जाएगा। ठीक है, संगोष्ठी हो जाएगा, याद रखिएगा डी विकल्प जो है वो आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, शिक्षण विधि जो शिक्षार्थियों को वास्तविक समस्या में शामिल करता है। शिक्षण विधि जो शिक्षार्थी को वास्तविक समस्या में शामिल करता है वो आपका कौन सा हो जाएगा, परियोजना आधारित या जो है कार्यभार या संगोष्ठी या श्रुतलेख। तो सुनकर लिखना जो है ये वास्तविक समस्या को जो है शामिल करता है, श्रुतलेख जो हो जाएगा डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कहा जा रहा है, शिक्षार्थी निष्क्रिय रहते हैं। शिक्षार्थी जो है निष्क्रिय रहते हैं परियोजना विधि में या खोज विधि में या व्याख्यान विधि में या अनुसंधान विधि में। अब आप अगर देखेंगे तो जो अनुसंधान विधि है इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो है शिक्षार्थी जो है निष्क्रिय रहते हैं। शिक्षार्थी का मतलब क्या है, तो ये अनुसंधान विधि में जो है ऐसा माना गया है कि ये जो है निष्क्रिय रहते हैं, तो डी विकल्प क्योंकि आयोग ने सही माना है इसीलिए हम भी इसको सही ही मानेंगे। अगला सवाल देखिए 107 नंबर का सवाल है, परिसंवाद एक प्रकार की जो है खोज विधि है या विचार विमर्श विधि है या व्याख्यान विधि है या अगला आपका ऑप्शन है कि प्रदर्शन विधि है। तो जो परिसंवाद है आपका ये आपका एक प्रदर्शन विधि है, तो ये आपका डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 108 नंबर का सवाल है, अनुभाजी या ह्यूरिस्टिक्स का अर्थ है।
अनुभाजी या ह्यूरिस्टिक का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है जो है जांच करना। ठीक है, इसका अर्थ जो है वो जांच करना, ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, खेल एक वास्तविक जो है स्वाभाविक प्रवृत्ति है कहाँ? खेल एक जो है स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ये किसने कहा है, ये आपको बताना है। तो केल्डवेल कुक ने कहा, या पियाजे ने, या जो है थॉर्नडाइक ने, या मॉन्टेसरी ने? तो ये जो है मॉन्टेसरी ने कहा है, इसीलिए इन्होंने जो है प्ले स्कूल भी बनाए थे। ठीक है, और किंडरगार्टन पद्धति भी इन्होंने ही विकसित की थी, याद रखिएगा। तो ये आपका डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। खेल जो है एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो ये इन्होंने कहा था। अगला देखिए, 110 नंबर का सवाल है कि भ्रमण विधि विकसित करता है। भ्रमण विधि जो है या क्या विकसित करता है? सहयोग की प्रवृत्ति, रचनात्मक शक्ति, प्रत्यक्ष ज्ञान, या उपयुक्त सभी। तो देखिए, भ्रमण विधि जो है वो क्या करता है? ये प्रत्यक्ष ज्ञान कराता है। जब आप घूमते हैं कोई चीज़, तो आप जो है प्रत्यक्ष ज्ञान उससे प्रत्यक्ष रूप से देखकर उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, विषय वस्तु निर्धारित करता है। विषय वस्तु निर्धारित करता है शिक्षण विधि, या शिक्षक की मनोवृत्ति, या शिक्षार्थी की भागीदारी, या शिक्षक प्रभावशीलता। तो विषय वस्तु जो है कौन निर्धारित करेगा? तो ये आपका जो है शिक्षक की जो मनोवृत्ति है, ये आपका विषय वस्तु जो है निर्धारित करती है। तो ये आपका जो है बी विकल्प इसके लिए सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि शिक्षार्थी केंद्रित विधि है। शिक्षार्थी केंद्रित विधि कौन सी है? अब देखिए, अधिगम हमेशा जो है वो कौन सा अच्छा होता है? जिसमें जो है शिक्षार्थी केंद्रित विधि हो, ना कि शिक्षक जो है केंद्रित विधि हो। हमेशा जो है आपको केंद्र किसको बनाकर चलना है? तो जो है छात्रों को केंद्र बनाकर चलना है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो ये आपका जो निर्देश विधि है, ये आपका शिक्षार्थी केंद्रित विधि है। तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि जो है पारंपरिक शिक्षण है। पारंपरिक शिक्षण इनमें से कौन सा है? निगमन, या सम्मिश्रित, या खेल आधारित, या प्रयोगात्मक। तो इसमें से जो पारंपरिक जो चला आ रहा है वो हमारा खेल आधारित है। सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि सामान्य से विशिष्ट उपागम है। सामान्य से जो है ये विशिष्ट उपागम है, कौन सा? निगमन, खेल आधारित, या सम्मिश्र, या प्रयोगात्मक। तो कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका प्रयोगात्मक जो है ये सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। याद रखिएगा, पहले हम जो है सामान्य प्रयोगात्मक करते हैं और फिर जो है विशिष्ट प्रयोग जो है वो करते हैं। आगे देखिए, 115 नंबर का सवाल है कि शिक्षक केंद्रित शिक्षण है। शिक्षक केंद्रित शिक्षण कौन सा है? प्रजातांत्रिक, या सत्तावादी, या रचनात्मक, या आलोचनात्मक निर्णय वाला। तो इसमें से अगर देखें तो प्रजातांत्रिक हो जाएगा। जो शिक्षक केंद्रित शिक्षण है ये आपका प्रजातांत्रिक है। तो इसका ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कौन सा नंबर का सवाल हमारा है? देखिए, 116 नंबर का सवाल है और कहा जा रहा है कि माप में पहला चरण है। माप में जो है पहला चरण कौन सा होता है? क्या मापना है? पहले इसका तो निर्णय हो जाए, उसके बाद ही तो मापेंगे। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, पहले ये तो डिसाइड कर लीजिए कि मापना क्या है, इसका निर्णय। तो इसका डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? डी विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसकी गुंजाइश जो है सबसे कम है? निम्नलिखित में से किसकी गुंजाइश जो है सबसे कम है? मूल्यांकन की। देखिए, मूल्यांकन जो है 2 बार लिख दिया गया है। ठीक है, मूल्यांकन जो है 2 बार लिख दिया गया है, और इसका जो सही ज़रूरत है ये परीक्षण की जो है सबसे कम ज़रूरत पड़ती है। बाकी मूल्यांकन और जो है माप की ज़रूरत हमेशा आपको पड़ती रहती है। आगे देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। अंतिम स्थिति की जांच करना, या अगली कक्षा में पदोन्नति, या छात्रों का चयन करना, या छात्रों की जो है प्रगति की निगरानी करना। अब आप जब चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको सबसे अच्छा कौन सा लगेगा? तो छात्रों की जो है प्रगति की निगरानी करना, कि छात्रों ने जो है कितनी प्रगति की है अपने ज्ञान में। तो ये आपका डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है? निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम परीक्षण करेंगे, फिर उसके बाद जो है मापन करेंगे, और उसके बाद हम आकलन करेंगे, और फिर हम मूल्यांकन करेंगे। तो पहला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा, परीक्षण, मापन, इसके बाद आकलन और मूल्यांकन। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 120 आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रश्न चिन्ह अधिक विश्वसनीय होगा? किसमें जो है प्रश्न चिन्ह जो है वो अधिक विश्वसनीय होगा? तो बहुविकल्पीय प्रश्न में जो है जो प्रश्न होते हैं, प्रश्न चिन्ह होते हैं वो अधिक विश्वसनीय होते हैं। तो ये ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 121 क्या कह रहा है? किस प्रकार के प्रश्न को विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन है? किस प्रकार के प्रश्न को जो है विश्वसनीयता के साथ जो है चिन्हित करना कठिन है? तो ये जो है असंरचित निबंध जो होते हैं, इसको जो है विश्वसनीयता के साथ जो है विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन हो जाता है। इसका जो है बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा विश्वसनीय किसमें होती है विश्वसनीयता? तो ये बहुविकल्पीय प्रश्नों में होती है। अगला देखिए, 122 प्रोजेक्टिव तकनीकों का उपयोग का मूलतः उपयोग जो है ये किसको मापने के लिए किया जाता है? तो ये आपको क्या मापने के लिए किया जाता है? तो ये व्यक्तित्व मापने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, सी विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 123 की योगात्मक मूल्यांकन प्रयोग किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन क्या है?
डैश 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 जो है प्रयोग किया जाता है किसमें, तो कार्यक्रम के दौरान या हर समय या कार्यक्रम के अंतिम में या कार्यक्रम के आरंभ में। तो जो हमारा योगात्मक मूल्यांकन है ये कार्यक्रम जब पूरा हो जाता है और उसके जो है अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। तो सी विकल्प जो है, तो सी विकल्प इसका जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आमतौर पर जो है योगात्मक जो है मूल्यांकन क्या है। आमतौर पर योगात्मक मूल्यांकन है तो ये जो है निर्णय प्रमाणित करना, ये आपका योगात्मक मूल्यांकन है। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सी विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल कह रहा है कि सारांशित या समेटिव इवैल्यूएशन जो है ये कौन से उपकरण अक्सर इसमें प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, इसमें कौन से उपकरण प्रयोग किए जाते हैं, दैनिक कार्य या मौखिक पूछताछ या आपका जो है शिक्षक अवलोकन या आपका परीक्षण। तो ये जो है ये आपका इसमें जो है परीक्षण किया जाता है, याद रखिएगा परीक्षण किया जाता है। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक कक्षा अंतराल या क्लास इंटर में इंटरवल जो होता है, क्लास के बीच का जो अंतर होता है उसे क्लास इंटरवल कहते हैं, में प्राप्त अंकों की संख्या है, में प्राप्त अंकों की जो है संख्या है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आवृत्तियाँ हो जाएगा। ठीक है, आवृत्तियाँ हो जाएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है। अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, मोड, रेंज, चतुर्थक या मतलब। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, इसे हम जो है रेंज कहते हैं। जैसे आप क्या लिख देते हैं कि ये जो है न्यूनतम क्या हो जाएगा 4 और अधिकतम आपका 16 तक जा सकता है। तो ये आपका इस रेंज के अंदर जो है डेटा होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका जो है रेंज कहा जाता है। बी विकल्प जो है इसका वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 128, निबंध प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है। निबंध प्रकार के जो है प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है ये आपको बताना है। तो निबंध प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ये जटिल सीखने के परिणामों को माप सकते हैं, जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों से जो है मापा नहीं जा सकता है। तो इसका डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। एक बार पूरा देख लीजिए, वे जटिल सीखने के परिणाम को माप सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों से मापा नहीं जा सकता है। अगला सवाल देखिए अगला सवाल देखिए, सबसे व्यापक रूप से परीक्षण आइटम कौन सा है। सबसे व्यापक रूप से लागू परीक्षण आइटम कौन सा है, मिलान या एमसीक्यू या समापन या संक्षिप्त उत्तर। तो यहाँ पर अगर व्यापक रूप से बात की जा रही है तो सबसे बढ़िया कौन सा हो जाएगा, ये मल्टी चॉइस क्वेश्चन हो जाएगा, एमसीक्यू जिसको आप बोलते हैं, एम सी और क्यू। ठीक है, तो ये आपका जो है बी विकल्प सही हो जाएगा। 130 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, आधुनिक बुद्धि परीक्षणों के जो है ये संस्थापक कौन थे, टर्मन या स्टैनफोर्ड कह रहा हूँ, स्टर्न या गिलफोर्ड या अल्फ्रेड बिनेट। तो इसमें देखिए बुद्धि परीक्षण की अगर बात की जाए तो इसमें जो है अल्फ्रेड बिनेट का नाम आएगा। ठीक है, अल्फ्रेड बिनेट का नाम आएगा। इन्होंने जो है बुद्धि लब्धि के अंक के आधार पर जो है बुद्धियों का जो है अलग अलग कैटेगराइजेशन भी किया था और अलग अलग जो है परीक्षण भी किया था। तो इसका जो है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, गोवा को अल्बुकर्क ने निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक से छीना था। तो यहाँ पर आपका जो है 30 क्वेश्चन हमने जो है शिक्षण कला से देख लिया। अगले जो हमारे 20 क्वेश्चन होने वाले हैं ये हमारे जनरल नॉलेज के होने वाले हैं और रीजनिंग से थोड़ा बहुत क्वेश्चन, मैथ के आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए, गोवा को अल्बुकर्क ने निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक से छीन लिया था। तो इन्होंने जो है बीजापुर के शासक से छीना था। ए विकल्प जो है इसका वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारा चुक्की जलप्रपात भारत के किस राज्य में है। शायद पहली बार नाम सुन रहे होंगे आप। भारा चुक्की जो जलप्रपात है ये भारत के जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। याद रखिएगा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कह रहा है ब्राउन एटीएम या जो है स्वचालित टेलर मशीन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। देखिए, विदेशी कंपनियों के स्वामित्व वाले एटीएम, तो ये गलत हो गया। एटीएम का स्वामित्व बैंकों के पास नहीं बल्कि निजी एटीएम सेवा प्रदाताओं के पास होता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। बैंकों द्वारा आउटसोर्स की गई एटीएम सेवा एक ब्रांड प्रायोजक बैंक के तहत नामित एटीएम, लेकिन एटीएम जो है मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, मशीन बैंक के स्वामित्व में नहीं है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी बैंक जो है ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से अपना एटीएम जो है लगवाते हैं। तो ये आपका सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। तो देखिए एक बार फिर से पढ़ लीजिए, जो एटीएम होते हैं ये बैंक के द्वारा आउटसोर्स की गई सेवा होती है और एक ब्रांड प्रायोजक बैंक के तहत नामित एटीएम रहता है, लेकिन एटीएम मशीन जो है ये बैंक के स्वामित्व में नहीं रहती है। आगे देखिए, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के अलावा किस कर का जो है विरोध किया था। तो ये बहुत ही हाईलाइट क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते हैं, चौकीदारी कर का जो है विरोध किया गया था, क्योंकि वहाँ पर जो है बिहार में आपको कोई समुद्र तल नहीं देखने को मिलता है कि वहाँ पर जो है नमक कानून का विरोध जो है नमक बना के किया जा सकते, इसीलिए इसके विरोध में लोगों
लोगों ने जो है चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था। आगे देखिए, आगे कौन सा सवाल आपका हो जाएगा। देखिए 135 नंबर का सवाल है कि कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े ओपन थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन करता है। तो कौन सा राज्य हो जाएगा, तो ये आपका कौन सा राज्य हो जाएगा, तो ये उड़ीसा हो जाएगा। बी विकल्प इसका जो है वो हमारा सही हो जाएगा, बी विकल्प। ठीक है, 1 मिनट मैं टिक कर देता हूँ। बी विकल्प जो है उड़ीसा आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 136 नंबर का सवाल है कि वायुमंडल में इनमें से कौन सी परत ओजोन परत से बनी है जो परावैंगनी प्रकाश को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि कौन सी परत में आपको ओजोन परत देखने को मिलती है। तो आपका ओजोन परत जो आपको देखने को मिलती है ये आपका स्ट्रेटोस्फीयर में देखने को मिलती है। याद रखिएगा, स्ट्रेटोस्फीयर में समताप मंडल में आपको देखने को मिलती है। तो ये आपका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि इनमें से कौन जो है आवश्यक अधात्विक खनिज है। इनमें से कौन आवश्यक अधात्विक खनिज है, तो अधात्विक खनिज वे होते हैं जिनमें जो है आपका धातुएं नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, या किसी प्रकार की धातु नहीं पाई जाती है। तो अगर हम देखेंगे तो हमारा कोयला में भी जो है धातु नहीं होती है, और सिलिका में भी नहीं होती है, मिट्टी में भी नहीं होती है, सीमेंट में नहीं होती है, क्योंकि चूना पत्थर जो है ये एक अधात्विक खनिज है। तो यही आपका जो है पहला ही विकल्प इसमें से सही हो जाएगा। बाकी मैं अदर ऑप्शन भी आपको दिखा देता हूँ। अन्य ऑप्शन आपके कौन से थे, लोहा तांबा एल्यूमिनियम। तो आप सभी लोग जानते हैं लोहा तांबा एल्यूमिनियम ये सभी जो है ये किस में आता है, धात्विक में आता है। सोना प्लेटिनम चांदी भी धात्विक में आता है। ग्रेनाइट तो आता है, चूना पत्थर आता है। ग्रेनाइट जो है धात्विक हो जाएगा। बाकी संगमरमर जो है ये आपका इसमें से कुछ चीज़ें जो है आपकी धात्विक है और बाकी कुछ अधात्विक है। तो इसीलिए आपका जो है पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। देखिए भारत में आदर्श रूप से वन भूमि का अनुमानित प्रतिशत कितना होना चाहिए। भारत में आदर्श रूप से कितना वन होना चाहिए आप सभी को पता है, केवल आपसे लैंग्वेज बदल के खेलने का प्रयास किया जा रहा है। 33% वन होने चाहिए, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसका जो है डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए 139 नंबर का सवाल, एक पारिस्थितिकी तंत्र में आपस में जुड़ी हुई श्रृंखला को एक विस्तृत श्रृंखला के साथ मिलकर एक बनाती है। एक जो है पारिस्थितिकी तंत्र में आपस में जुड़ी हुई श्रृंखलाओं की एक विस्तृत श्रृंखला एक साथ मिलकर क्या बनाती है, कौन सी श्रृंखला उसको कहते हैं, ये आपको बताना है। तो इसे जो है वेब भोजन कहा जाता है। ठीक है, वेब भोजन कहा जाता है। ऑप्शन के हिसाब से बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए 140 नंबर का सवाल है, इनमें से कौन सा तत्व विश्व में व्यावसायिक ऊर्जा खपत का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। इनमें से कौन सा तत्व जो है विश्व में व्यावसायिक ऊर्जा का सबसे बड़ा जो है खपत माना जाता है। तो सबसे ज़्यादा प्रयोग हर जगह जो है तेल का होता है। तो इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, परिवार के 7 सदस्यों की आयु, ये मैथ का है, आप इसको जो है देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये भी आपका मैथ का सवाल है, तो ये भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत ही आसान से सवाल हैं। ठीक है, ये भी आपका मैथ का सवाल है, ये भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 0.75 लिखा है, इसको जो है बटे में कैसे लिखेंगे ये आपको बताना है। तो अब आप इतना तो सॉल्व ही कर सकते हैं। 3/4 को हम 0.75 कहते हैं। ये भी आप लोग अगर आप 3/4 लिख के इसको जो है काटेंगे पीटेंगे, मतलब ऐसे 3/4 करेंगे, 4 से जो है इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पॉइंट लगा के, तो ये आपका जो है 0.75 आ ही जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे इतना तो जानकार होंगे ही, आप किसको कर लेंगे। बाकी ये भी आपका मैथ का सवाल है। इसके अलावा ये भी आपका मैथ का सवाल है, और मुझे लगता है के लिए है जैसा कि कंपास के लिए। ओडोमीटर जो है माइलेज के लिए है, जैसा कि कंपास के लिए है। ठीक है, तो ये माइलेज के लिए कौन सा है, तो ये आपका ओडोमीटर है। और इसका कौन सा जवाब सही हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, गति या पदयात्रा या सुई या दिशा। तो कंपास किसके लिए होता है, तो कंपास जो है ये किसके लिए होता है, कंपास से हम दिशा निर्धारित करते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो ये आपका डी विकल्प हो जाएगा। ओडोमीटर जो है ये हमारा माइलेज दिखाता है या किलोमीटर दिखाता है, और हमारा कंपास क्या दिखाता है, तो ये आपको दिशा का ज्ञान करवाता है। आगे देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4 संख्याएं दी गई हैं। ये भी आपका देखिए आपका रीजनिंग का सवाल है। ये भी आपका श्रृंखला में आप ढूंढ ही लीजिएगा। अगला सवाल ये भी आपका देखिए आपका ये कोडिंग डिकोडिंग का है। तो आप जो है इसमें सीरियल वाइज नंबर का लिख सकते, कौन से क्रम पे सी आता है वो आता है, ऐसे लिख के आप इसको जो है डिकोड कर सकते हैं, और आप आसानी से जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमारा जो आखिरी सवाल है वो भी आपका क्या है, ये भी आपका ब्लड रिलेशन से है। तो ये सभी आप लोग जो है सॉल्व कर लीजिएगा। और हम जो है कल एक नए जो है पेपर के साथ मिलेंगे। मतलब अभी तो हमने 2 पेपर कर लिए हैं, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, पूरा सेट हमने 150 सॉल्व कर लिया है। अगला जो हम पेपर करेंगे वो किसी और दिन का किसी और शिफ्ट का करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन जो है पसंद आया होगा। आप सभी ने जो है वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जहाँ पर इसकी PDF मैं आपको दे दूँगा। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इस पर हम BPSC TRE 4 और D3+B, इसके अलावा LT ग्रेड की सबकी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देंगे। तो आपको जो है कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है बिल्कुल इससे जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।